अच्छे दिनों का इंतजार कब खत्म होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब देश का आम आदमी आम बजट के बाद भी ढूंढ रहा है। I rise to present the budget for the year 2014-15. नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट में क्या है आम आदमी के लिए खास? एनडीए सरकार का यह बजट कितना अच्छा है या कितना खराब, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन महंगाई के बोझ से दबा देश का आम आदमी फिलहाल यही सोच रहा है कि उसके हिस्से में अच्छे दिन भी आएंगे या फिर आएंगे कस्में, वादे और सिर्फ अच्छे दिनों की आस। अच्छा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे से तेरे मारा गया, बंदा में सीधा सादा, वादा तेरा वादा। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान जनता ने अच्छे दिनों की आस में नरेंद्र मोदी को देश की गद्दी पर बिठाया था। इसीलिए सबकी नजरें एनडीए सरकार के पहले बजट पर टिकी थी। लेकिन फिलहाल तो इस बजट ने अच्छे दिनों की उम्मीद की उम्र को और लंबा कर दिया है। मैं ये सब करना चाहता था जिससे अर्थव्यवस्था की चाल में कुछ गति पैदा हो, विकास दर बढ़े, कीमतें रुके, लेकिन ये करते वक्त मैं आम आदमी पे बोझ नहीं डालना चाहता था। व्यक्ति विशेष में आज हम बात करेंगे एनडीए सरकार के अच्छे दिनों के बजट की। पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लुभावने वायदे जनता से किए थे, वो वायदे इस बजट में उन्हें कितने याद रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार के इस पहले बजट से क्या वाकई जनता के अच्छे दिन आएंगे। अच्छा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे से तेरे मारा गया, बंदा में सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में आम आदमी को अच्छे दिनों के बदले अच्छे दिनों की उम्मीद ही ज्यादा दिखाई है। मोदी सरकार ने सपना दिखाया है कि बजट में उठाए गए कदमों से देश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, महंगाई दूर होगी, देश में तरक्की और खुशहाली आएगी। दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में देश से अच्छे दिन लाने का वायदा किया था। वित्त मंत्री के बजट भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के उन वादों की छाप भी नजर आई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी को राहत दिला पाया है मोदी सरकार के अच्छे दिनों का ये पहला बजट? ये बजट प्योरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस था। पावर जनरेशन कंपनीज जिनको 10 साल का टैक्स हॉलीडे दिया गया है, तो इन क्षेत्रों में पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निश्चित रूप से बहुत रोजगार बढ़ने वाला है। गरीब और लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए ये बजट एक भद्दा मजाक है। रोजमर्रा की चीज़ों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना उसको ट्रांसपोर्टेशन, ना एजुकेशन, ना बिजली, ना पानी। ये जो बजट है, इस बजट से जो इमीडिएट राहत मिली थी वो कोई राहत दिखती नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों पर उनकी सरकार का ये आम बजट खरा उतरा है? क्या इस बजट में देश की तरक्की का कोई रोड मैप छुपा हुआ है? क्या इस बजट में गुजरात मॉडल की धमक देखने को मिली है? इन सभी बातों पर हम गौर से विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए बजट की अंदर की ये बात। मैंने पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो फ्लैट था, नेगेटिव ग्रोथ है, जिसमें जॉब्स नहीं है, मैंने उसको रिलीफ दिया। ड्यूटी स्ट्रक्चर्स तो थे उनको ठीक किया। जिन इश्यूज को लेकर निवेशक चिढ़ गया था हमसे, उस चिढ़ को मैंने दूर करने का प्रयास किया। नए क्षेत्र ऐसे खुले देश में, उसको मैंने दरवाजे खोलने की कोशिश की। और आम व्यक्ति को भी आज के मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के युग में, बढ़ती कीमतों के युग में, उसकी जेब में थोड़ा पैसा ज्यादा जाए, तो जो उसके टैक्सेशन की व्यवस्था है, मैंने उसमें उसको छूट देने की कोशिश की।
जानकारों का मानना है कि जब देश की अर्थव्यवस्था पस्त पड़ी है, ऐसे हालात में मोदी सरकार से एक बोल्ड बजट की उम्मीद थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से देश को एक ऐसा बजट मिला है जिसमें यूं तो सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, लेकिन ये उम्मीदें बेहद छोटी हैं। इसलिए बजट में रेवड़ियां बांटने का इल्जाम भी विरोधी सरकार पर लगा रहे हैं। दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में 28 ऐसी योजनाओं की घोषणा की है जिनको दी गई राशि 100 करोड़ या उससे कम है। इसलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बजट की ऐसी छोटी छोटी बूंदों से क्या जनता की प्यास बुझेगी? पटेल जी के स्टैचू के लिए 200 करोड़ रुपए दिए और मदरसा के डेवलपमेंट के लिए मात्र दिए आपने 100 करोड़ रुपए। ऐसे 100 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ बांट के आपने किए क्या? आपने खाना पूर्ति की। आपने बता दिया कि जो मैनिफेस्टो में हमने कहा वो सारी चीज़ें हमने कर दी है। लेकिन क्या 100 करोड़ से और 30 करोड़ से आज उनके पास इतना ज़्यादा समर्थन था? कोई मजबूरी नहीं है गठबंधन के सरकार की, नहीं करते ये सारी छोटी छोटी बंदरबाट और किसी एक फंड पे एक किसी चीज़ पे कंसोलिडेट करके काम करते तो हो सकता था कि 6 महीने में भी रिजल्ट मिलता। ब्रांड इंडिया की बात करता हूं तब मैं 5T की बात करता हूं। टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये 5T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करे, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा। आखिर मोदी तो हर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 5T से ब्रांड इंडिया बनाने की बात उछाली थी। मोदी के वो 5T हैं: टैलेंट, ट्रेड, ट्रेडिशन, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। और मोदी के इन 5T की छाप मोदी सरकार के पहले बजट में भी साफ नजर आ रही है। इन सभी 5T का जिक्र हम आगे करेंगे और आपको सुनाएंगे नरेंद्र मोदी के वो वचन जिनके लिए बजट में रखी गई है रकम। लेकिन उससे पहले एक नजर देखिए बजट पर कैसे हुआ है बुलेट अटैक। इतने बड़े बड़े वायदे, इतने बड़े बड़े दावे, इतने दमदार भाषण और खोदा पहाड़ निकला चूहा। इस बजट में क्या नया दूरगामी विजन है? क्या एक नया आइडिया है? क्या एक जबरदस्त नया सोच है? क्या एक नई नीति है? टैक्स स्ट्रक्चर पे क्या नया रिफॉर्म है? मैं आपसे जानना चाहूंगा और अगर आप मुझे एजुकेट कर सके तो मैं खुश होऊंगा। 99% काम हमारा किया हुआ, शुरुआत किया हुआ, उसमें कुछ एलोकेशन किया गया है। देश के नौजवान, किसान, महिला, छोटे मोटे व्यापारी, निम्न मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सबके साथ धोखा दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उम्मीद थी कि जैसे ही ये सरकार आएगी तो महंगाई से छुटकारा मिलेगा। पिछले 1 महीने में इन्होंने महंगाई कम करने की बजाय एक के बाद एक इतनी सारी चीजों के दाम बढ़ा दिए कि जनता महंगाई की वजह से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। तो एक आखिरी उम्मीद की किरण ये बजट था। लोगों को ये लग रहा था कि पिछले 1 महीने में जो महंगाई हुई है, इस बजट के अंदर वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अब महंगाई कम होगी। लेकिन इस महंगाई के ऊपर ये पूरा का पूरा बजट साइलेंट है। एनडीए सरकार ने अपने पहले बजट में सबसे ज्यादा जोर कंस्ट्रक्शन पर दिया है। अकेले 1.5 लाख करोड़ सिर्फ इसके लिए अलग रखे गए हैं। नरेंद्र मोदी की छाप इस बजट में हर उस बात से साफ नजर आती है जिसका जिक्र बजट में किया गया है। नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान जिन मुद्दों को लेकर के सबसे ज्यादा गरजते थे, उसमें सबसे ज्यादा अहम और तात्कालिक मुद्दा है महंगाई। कांग्रेस पार्टी के शहजादे जाते हैं और लोगों से क्या बात करते हैं। उन्होंने 2009 में कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। और लोगों ने, महंगाई से परेशान मतदाताओं ने उनको बहुत बड़ी मात्रा में मतदान किया, सरकार बन गई। आप मुझे बताइए भाइयों, महंगाई गई?
महंगाई गई, महंगाई कम हुई, ऊपर से क्या हुआ, महंगाई। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली महंगाई को थामने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। यह महंगाई से लड़ने की इनडायरेक्ट कोशिश है। वित्त मंत्री का कहना है कि इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव होने से भी करदाता के कम से कम 5,000 रुपए बचेंगे, जिससे उसे बढ़ती महंगाई से लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। आप टैक्सेशन स्ट्रक्चर रीजनेबल करते हैं, देश में निवेश को बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है कि देश की परिस्थिति अच्छी बनती है। आप लोगों को टैक्सेस से रियायत देते हैं तो स्वाभाविक है कि देश की और लोगों की स्थिति भी अच्छी बढ़ती है। अब आपके टैक्सेस कम हुए कि नहीं हुए आज, और अगर हुए हैं तो स्वाभाविक है कि आपके लिए भी अच्छे दिन का आसार है, क्योंकि आपकी जेब में पैसा हमने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया है। ये डायरेक्शन है बजट का कि सेविंग्स की तरफ चलिए, कंजम्पशन की तरफ से हटिए। हाई कंजम्पशन आइटम है जैसे सिगरेट, पान, बीड़ी, जो मतलब नॉन एसेंशियल हैं, उस पर उन्होंने अंकुश लगाई है और टैक्स बढ़ा दिए हैं। तो ये सब चीज़ें महंगाई को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इनकम सेविंग में डायरेक्ट होगी तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो दाम नीचे आएंगे। 11.7% तक पहुंच चुकी थोक महंगाई की दर फिलहाल 6.1 पर है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 8% की दर से बढ़ रही है। ऐसे में अगर साल भर की आमदनी 5 लाख रुपए है तो महंगाई के मद में ही 40,000 रुपए चले जाएंगे। यानी इनकम टैक्स में बचत से अगर 5,000 रुपए आपकी जेब में आते हैं तो बढ़ती महंगाई की वजह से 35,000 रुपए आपकी जेब से खिसक भी रहे हैं। जो प्राइस कंट्रोल के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए एक जो फंड बना रहे हैं आप, उसके लिए आपने 500 करोड़ रुपए छोड़े हैं। क्या 120 करोड़ के देश की जनता है जहाँ हजारों लाखों करोड़, जहाँ रोड बनाने के लिए आपको हजारों करोड़ देने पड़ते हैं, वहाँ प्राइस मैकेनिज्म कंट्रोल करने के लिए मात्र 500 करोड़ रखे आपने, तो ये खाना पूर्ति हुई। ये तो जब बजट लागू होगा और जब लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस 500 करोड़ से इस देश की प्राइसिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही है, ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पा रहा है, तब लोग जवाब पूछेंगे। महंगाई से निपटने के असल फैसले दरअसल बजट के बाहर ही किए जाते हैं। जमाखोरों पर कार्रवाई जैसे रोजमर्रा के फैसलों से ही महंगाई काबू में की जा सकती है। बजट में तो खेती को सपोर्ट करने जैसे फैसले लिए जाते हैं, जैसे सप्लाई किस तरह से बढ़ सकती है। इन सब के बाद हम बात करते हैं मोदी सरकार के दूसरे बड़े मुद्दे की। मोदी सरकार ने रोजगार के मुद्दे को चुनावी भाषणों में बहुत भुनाया था। ये देश में विकास हो सकता है, ये देश में नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन वो वादों से नहीं होता है, इरादों से होता है दोस्तों, इरादों से होता है। दरअसल बजट में जिन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है वहां रोजगार के नए मौके पैदा होते हैं, लेकिन जानकारों को इस बजट में ऐसे इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं जिससे किसी सेक्टर में फौरन ही बूम आ जाए। हालांकि बजट में 7,060 करोड़ रुपए 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, 100 करोड़ रुपए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 37,880 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए और 500 करोड़ रुपए एक्सप्रेस वे बनाने के लिए रखे गए हैं। कंस्ट्रक्शन के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कई तरह की छूट देकर बजट में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इससे सरकार को अगले 5 सालों में 80 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जबकि पिछले 7 सालों में ही देश में 1 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार बढ़ चुके हैं। अगर इस बजट का सबसे बड़ा जो पहलू है वो यही है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और इसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो जॉब क्रिएशन के ऊपर है। सरकार ने इसके ऊपर 2 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंटली ली हैं जी। वन है, एक जो चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ोतरी देने के लिए। और दोनों ही सेक्टर्स के अंदर क्या होगा कि आपकी नौकरियां बढ़ेंगी जब इन्वेस्टमेंट होगी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, खासकर रोड के क्षेत्र में। जो इन्होंने कहा है कि जो 10,000 किलोमीटर रोड बनाना है या वॉटेवर, उसके कारण नौकरियां बिल्कुल ही बनने वाली हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो बढ़ोतरी हो रही है उसके अंदर नौकरियां बनेंगी। स्किल, स्केल एंड स्पीड, ये 3 विषयों में हम जितना बल देंगे, हम बहुत छोटा सोचते हैं। हमें आज जो ट्रेन है तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेन पर सोच जाता है। बुलेट ट्रेन का 500 बार सोचते हैं, बुलेट ट्रेन कर सकते नहीं कर सकते।
तो स्केल, स्किल एंड स्पीड, ये तीन ताकत में हम अगर बल दें, तो अगर चाइना के साथ हमको अगर स्पर्धा करने का हमारे सामने चुनौती है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं में 3S की भी खूब गूंज रही। 3S यानी स्किल, स्पीड और स्केल। और यही वजह है कि बजट में रोजगार बढ़ाने के उपायों के साथ साथ अलग अलग तरह के स्किल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मल्टी स्किल कार्यक्रम की घोषणा भी की गई है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का फंड भी रखा गया है। जो स्किल डेवलपमेंट है, आपको कितने लोग ऐसे मिलते हैं, बिजली ठीक करने वाला, पाइप ठीक करने वाला, प्लम्बर, जूते बनाने वाला, जो कि किसी प्रकार से हीन प्रकार के काम नहीं है, लेकिन हम उनको बहुत साधारण या हीन मान लेते हैं। ऐसे सैकड़ों ऐसे काम हैं इस देश में जिनमें एक कला चाहिए, क्षमता चाहिए। तो इसको स्किल के दायरे में लाएंगे, उसका सम्मान बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उन लोगों के वेतन और सर्विस कंडीशंस भी बढ़ेगी। चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवालय से पहले शौचालय का मुद्दा उठाया था। दरअसल उन्होंने स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ने की कोशिश की थी और स्वास्थ्य को लेकर उनकी ये नीति की धमक साफ तौर पर बजट में नजर आ रही है। हेल्थ सेक्टर में प्रिवेंटिव मेजर्स, उस पर जिसका बल दें, तो गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड तेल, फोर्टिफाइड नमक, उसका इनिशिएटिव लिया ताकि गरीबों को खाने में जो कमियां हैं उसके अंदर एक रेजिस्टेंस पावर आए और उसका हमें लाभ भी मिल रहा है। ये प्रक्रिया लंबी है, लेकिन इसके कारण हमें लाभ मिल रहा है। जितनी आवश्यकता हेल्थ सेक्टर में अस्पताल की जरूरत है, उतनी ही हेल्थ सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है। जितनी हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट की जरूरत है, उतनी ही हमें प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स के लिए जरूरी है। और उन सारी बातों पर अगर हम फोकस करें तो इस देश को हम आरोग्य के क्षेत्र में कुल मिलाकर के एक अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों का भी बजट में ख्याल रखा गया है। देश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए बजट में 12 ने मेडिकल कॉलेज बनाने और 5 ने एम्स खोलने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट में कहा गया है कि सरकार हेल्थ फॉर ऑल उद्देश्य के तहत मुफ्त दवा और मुफ्त जांच की दिशा में भी आगे बढ़ेगी। पहली चीज जो स्पीच में कही गई या मैनिफेस्टो में कही गई भाजपा के, वो थी हेल्थ फॉर ऑल। उस बात का इस बजट में जिक्र है कि सरकार उस इरादे में पक्की है और उस डायरेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन बजट में कोई इसके लिए खास एलोकेशन नहीं है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए एलोकेशन 15% बढ़ाई गई है इस बजट में। फोकस तो है उन चीज़ों पे जो मोदी जी कह रहे थे, पर शायद सरकार के पास इतना पैसा नहीं है उनमें उतना एलोकेशन करने के लिए। एनडीए सरकार के इस पहले बजट में नमामि गंगे के ऐलान में भी नरेंद्र मोदी की पूरी छाप नजर आती है। बजट में नदियों की सफाई से लेकर उन्हें आपस में जोड़ने वाले प्रोजेक्ट पर फोकस किया गया है और इसके लिए अलग से 2037 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में गंगा यमुना के घाटों को सुधारने के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से बजट में दिए गए हैं। दरअसल बीजेपी के लिए गंगा का मसला चुनाव अभियान में भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। मां गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। और तब भाई बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक मां गंगा जो चीख चीख करके कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाल आए जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं। कुछ वायदों का
तो दबाव है निश्चित रूप से, और कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनको अभी सिर्फ दिखावे के लिए, या मैं कहूँगा कि संकेत भर के लिए कि हाँ वो योजनाएं याद हैं या वो प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे, उसके बारे में कुछ अध्ययन कराने के लिए कुछ इसी किस्म की चीज़ें हैं। योजना भले न शुरू हुई हो, लेकिन वो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे मदरसा एजुकेशन की बात है, जैसे गंगा सफाई की बात, इन सब से कितना काम होगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। महंगाई से लेकर गंगा की सफाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के ग्राउंड पर हर गेंद पर छक्का जमाने की कोशिश की है। सबका साथ सबका विकास नारे पर अमल का भरोसा भी बजट में जताने की कोशिश की गई है, लेकिन विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि अच्छे दिनों के नाम पर जनता को बजट में मिला है अंडा। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे से तेरे मारा गया, बंदा सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा। मैं जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करता हूं तो मैं अपने मॉडल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। आमतौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर का काम करता है। समस्याएं हुई, शासन उसको फॉलो करता है, दौड़ता है, रास्ता खोजता है। मित्रों, शासन का काम है स्थितियों को विजुअलाइज करें, नए आयामों की खोज करें, स्थितियों बदलने का संकल्प करें और उसके अनुकूल नई व्यवस्थाओं को विकसित करें। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन। पहले अच्छे दिनों का वायदा हुआ और अब हो रहा है अच्छे दिनों का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र और चुनावी सभाओं में अच्छे दिनों का जो वायदा जनता से किया था, एनडीए सरकार के पहले बजट में उन वायदों का अक्स तो नजर आ रहा है, लेकिन बेहद धुंधला। कई मायनों में बजट में गुजरात विकास मॉडल की कुछ बातों को भी शामिल किया गया है। टैक्स रिफॉर्म से लेकर सड़क प्रोजेक्ट पर जोर और स्मार्ट सिटी बनाने के सपने से लेकर किसानों को फसल सीधे बेचने का मौका देने तक, वो सारे वायदे जो नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान करते रहे हैं, उनकी सरकार के पहले बजट का हिस्सा नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी के उन चुनावी वायदों की शक्ल अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। इसलिए यह सवाल अब भी बना हुआ है कि अच्छे दिन कैसे आएंगे। बजट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन पे है। जितनी भी सब्सिडी या स्कीम जो बजट बात कर रहा है, ज़्यादा नहीं बात कर रहा है इंडस्ट्री को लेते हुए, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है। इससे पहले बात होती थी तो सर्विसेज सेक्टर की बात होती थी। तो वो जो गुजरात मॉडल की बात करते थे आज से पहले, गुजरात मॉडल बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। उसमें ये चाहते हैं कि टैक्स की स्कीम्स को दोबारा से देखेंगे। अनाउंसमेंट तो है जेटली जी की, बट बजट के अभी डॉक्यूमेंट में क्लियरिटी नहीं है कि क्या एग्जैक्टली करेंगे। गुजरात मॉडल की झलक इस बजट में बिल्कुल है। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल ये है कि सरकार जो काम नहीं कर सकती, जिसके लिए उसके पास पूंजी नहीं है, वो काम सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, प्राइवेट पार्टी से, एफडीआई से कराए। तो आप यहाँ पर डिफेंस में एफडीआई खोला है, स्मार्ट सिटीज़ में एफडीआई लाने की बात की गई है, इंश्योरेंस में एफडीआई खोला है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्मार्ट सिटीज़ की बात की है। तो वो झलक है, लेकिन इसको कैसे अमल में लाएंगे? देश में जितने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसको कैसे साफ करेंगे, कैसे इसको अमल में लाएंगे? जब हम लोगों को कहते हैं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है, 365 दिन मिलती है, तो लोग हमें पूछते हैं हफ्ते में कितने दिन मिलती है। मैं समझाता हूं 365 दिन मिलती है। उनके गले नहीं उतरता है, क्योंकि देश का इन्होंने हाल ऐसा करके रखा है कि किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, यह देश बदला जा सकता है।
नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात विकास मॉडल की कामयाबी का जमकर बखान किया था। विकास के दावों और वादों के बीच उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों और उसकी दशा दिशा को लेकर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर खूब निशाना भी साधा। ताकि मैं दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, वंचितों का, पिछड़ों का कुछ कल्याण करके उनकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकूं। लेकिन क्या उनका ये बजट यूपीए सरकार से अलग कामयाबी की कोई और राह दिखा रहा है? इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए चुनाव से पहले अर्थव्यवस्था को लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या दिए थे बोल वचन। अगर हमारे इकोनॉमी को हमने आगे बढ़ाना है तो एक पिलर पे हमारी दुनिया नहीं चल सकती है। वी मस्ट हैव 3 पिलर्स। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर एंड तीसरा सर्विस सेक्टर। 1/3 ये तीनों को अगर हम बेस बना करके हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं तो कभी एक आध में रुकावट आ जाए तो भी हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ी जो एकदम से कभी कभी गिरावट आ जाती है, ऐसी गिरावट नहीं आएगी और तीनों के प्रयासों से हम बहुत आगे बढ़ सके। बजट में कि कोई भी बहुत लॉन्ग टर्म इस किस्म की योजना एग्रीकल्चर को लेके, इंडस्ट्री को लेके, सर्विसेज सेक्टर को लेके नहीं दिख रही है जो पिछली सरकार की आर्थिक नीतियों से फर्क हो। बल्कि 20-25 साल से जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं उसमें जो कुछ क्षेत्र थोड़े बाकी रह गए थे, जैसे डिफेंस, रेलवे या कोयला जैसे मिनरल्स हैं, उन सब को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में डालने का, उसमें विदेशी निवेश ले आने का ये कदम उठाने का काम इस सरकार ने किया। एक एफडीआई को खुदरा व्यापार छोड़ दीजिए, जो पिछली सरकार नहीं कर पाई थी उसको ये कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट पूरी तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में बनाया गया है। बजट बनाते वक्त हर बात में पीएमओ की सहमति ली गई है, जबकि यूपीए सरकार में बजट तैयार होने के बाद ही उसे पीएमओ को दिखाया जाता था और अगर पीएमओ चाहे तो उसमें फेरबदल होता था। लेकिन इस बार शुरू से ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने बजट बनाने में अपनी सक्रियता दिखाई। इसी वजह से बजट में मोदी इम्पैक्ट या मोदी इफेक्ट जरूर झलक रहा है। टैक्स रिफॉर्म से लेकर रक्षा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की बात तक मोदी की छाप पूरे बजट पर साफ है। पिछले कुछ सालों से एक ऐसी मानसिकता बनी है और चारों तरफ तूफान खड़ा हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करो जाने कोई पाप कर रहे हो, कोई गुनाह कर रहे हो। और ऐसी एक साइकी बन गई है कि इन्वेस्टमेंट मीन्स इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान को इतने क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और हम जब तक इन्वेस्टमेंट के दायरे को फोकस हमारा ये इंडस्ट्री होने के कारण ही जरा देश में लगता है यार कुछ ही लोग मुट्ठी भर लोग लेंगे। अरे एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। जब उन्होंने कहा कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, इसमें एफडीआई होगा, तो उसको सच करने के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो तामझाम करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। उसके लिए वाइब्रेंट गुजरात का जो मॉडल है वो ये है कि आप एक जगह पे सारे निवेशकों को बुलाओ और अपनी प्रेजेंटेशन करो। इस तरह से रेलवे को करना पड़ेगा, इस तरह से डिफेंस पर करना पड़ेगा, इस तरह से स्मार्ट सिटीज़ पर करना पड़ेगा। और अभी तो और कई सारे एरियाज हैं जहां पर आपको एफडीआई और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास न हेडरूम है खर्चे के लिए, न पॉलिटिकली एल्बो रूम है। मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट में अच्छे दिनों का जो रोड मैप दिखाया है उसमें नौकरी पेशा लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है। इनकम टैक्स में छूट देने के लिए उन पर दबाव भी था, क्योंकि अभी 1.5 महीना पहले ही रिकॉर्ड बहुमत से मोदी सरकार सत्ता में चुन कर आई है और अगले कुछ महीनों में अहम राज्यों में उन्हें चुनाव के लिए वोटरों के बीच दोबारा जाना है। सामान को सस्ता करो, टैक्सेस कम करो और बेस बढ़ाओ। आप लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दो टैक्सेस कम लेकर, और लोगों से वो पैसा खर्च करवाइए, सेविंग करवाइए, जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। हमने ये रास्ता अपनाया है। एक तरफ वोटरों का ख्याल है, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का भी दबाव है, जो दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा मांग रही है। इसीलिए वित्त मंत्री ने बजट में सब्सिडी खत्म करने और आर्थिक सुधार की ओर चौंकाने वाले ऐलान करने के बजाय वोटरों की उम्मीदों पर मरहम लगाने का काम ज्यादा किया है।
बजट में कड़वी दवा की बजाय मीठी गोली देने की कोशिश की गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोदी की इस मीठी गोली से क्या देश की अर्थव्यवस्था की सेहत सुधर पाएगी? ये जायज़ है कि कोई भी सरकार एक बजट में सारा कार्यक्रम नहीं करती है, लेकिन पहली बजट में जब आप इतनी बड़ी मैंडेट लेके आए तो जाहिर सी बात है, एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आप एक बोल्ड बजट लाएंगे जिसमें आप सरकार के खर्चे पर कटौती लाएंगे, सरकार के उधारी लेने की प्रवृत्ति पर कटौती लाएंगे, सरकार ने जो कर्जा हर रोज 1600 करोड़ के ऊपर लेती है उस पर कटौती लाएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, सरकार की जो खर्चे हैं वो कम होंगे, सब्सिडीज़ कम होंगे, सब्सिडीज़ कैसे टारगेट होंगे, उन सब वायदों पर अभी तक कोई ठोस कदम दिखाई नहीं देता है। हालांकि कई सारे ऐसे स्कीम्स बताए गए हैं, प्रपोजल्स बताए गए हैं, कमीशंस बताए हैं और इनके लिए सबके लिए शगुन के तौर पर कुछ अलोकेशंस भी किए गए हैं। चुनाव से पहले कड़वी दवा देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आखिर लोगों को क्यों दे दी मीठी गोली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मजबूरी और उनके चुनावी वादों पर आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि सरकार के खर्च और कर्ज की दो पार्टों के बीच कैसे पिसता है आम आदमी। साल 2014-15 में कुल 17,94,892 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट है, जबकि सरकार की आमदनी 13,64,524 करोड़ रुपए है। यानी सरकार आमदनी से ज्यादा खर्च करेगी, जिससे उसका घाटा और ज्यादा बढ़ेगा। सरकार का ये बजट घाटा ही दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार का बजट घाटा ज्यादा होने का मतलब ये है कि सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है और इसकी भरपाई करने के लिए वो या तो नोट छापेगी या फिर बाजार से कर्ज लेगी। नए नोट छापने से करेंसी का बाजार में फ्लो बढ़ता है, जिससे महंगाई में इजाफा होता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार जब कर्ज लेती है तो वो बाजार से पैसा समेट लेती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ने लगती है। सरकार के ये दोनों ही कदम अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालते हैं और आपकी जिंदगी मुश्किल बनाते हैं। सरकार की आमदनी बहुत कम है और हम कर क्या रहे हैं कि उधार लेकर देश का खर्चा चला रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक उधार की व्यवस्था विरासत छोड़ के जाएंगे। जो क्षमता है हमारी अर्थव्यवस्था की, उस क्षमता को हमें पूरा करना है। पूरा विश्व प्रतीक्षा कर रहा था कि भारत की तरफ देखो, दोबारा हमें एक अवसर देना चाहता था। यहाँ आऊं, मैं निवेश करूं, मैं ये सब करना चाहता था जिससे अर्थव्यवस्था की चाल में कुछ गति पैदा हो। लेकिन ये करते वक्त मैं आम आदमी पे बोझ नहीं डालना चाहता था। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है, विकास दर भी बहुत कम है, 5% से भी कम। ऊपर से सरकार के पास आमदनी भी बहुत कम है। ऐसे में मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट में किस क्षेत्र को बनाया है विकास का हथियार? तो जैसे गुड गवर्नेंस का महत्व है, वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स का महत्व है और वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व है। भाइयों बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। रोड हो, रास्ते हो, रेल हो, लेकिन आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को बल कैसे दिया जाए, गैस ग्रिड कैसे हो। अगर गैस ग्रिड हो तो सिलेंडर के झगड़े बंद हो जाएंगे। किसी भी देश की इच्छा क्या रहती है? विकास करना हो तो क्या, इकोनॉमिकल सिस्टम हमारी साउंड हो, सरप्लस बजट हो, एक्सपोर्ट अच्छा हो, पर कैपिटा इनकम ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली, पानी, सड़क मिल रहा है। ये इसी के आसपास होता है। ये बाय एंड लार्ज हर जगह पे सुनने को मिलता है, लेकिन यहां से रुक करके हमारा देश हम नहीं चला सकते। ये अनिवार्य होने के बाद भी 2 कदम और आगे चलने का निर्णय अभी से करना पड़ेगा। ये होने के बाद वो करेंगे, ऐसा नहीं होता था। वी मस्ट हैव ए होलिस्टिक अप्रोच एंड क्यूमुलेटिव
चीजों को हमने व्यवस्था में, स्ट्रेटेजी में बांधना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के चुनावी वायदों के मुताबिक उनकी सरकार के बजट में सारी झांकी मौजूद है। यूं तो बजट का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहा है, लेकिन बीमा और रक्षा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश और सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर सरकार सख्त है। कृषि क्षेत्र को भी बड़ी राशि का सॉलिड डोज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र बनारस की बनारसी साड़ी हो या लखनऊ का चिकन, वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों का भी खास ख्याल रखा है। मैंने छोटे छोटे लेवल पर, अब बरेली को मैंने चुना क्योंकि जरी का उद्योग है, लखनऊ को चुना क्योंकि चिकन कॉटन का उद्योग है, श्रीनगर को चुना ताकि पश्मीने का क्लस्टर बने। अब ये ऐसे प्रोडक्ट हैं या वीवर हैं बनारस के, ये पूरी देश में, तमिलनाडु में जो सिल्क बनाने वाले हैं पूरे दुनिया में उनका नाम है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पूरी क्षमता के साथ इन क्लस्टर्स को देखें। लेकिन अगर आप उद्योग देखो तो मैंने मिड लेवल इंडस्ट्रीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, टैक्स की रियायत है, जो 100 करोड़ लगाओगे तो मिलेगी, उसको 25 करोड़ कर दिया ताकि इन्वेस्टमेंट आए जिसमें से जॉब्स निकलेंगी। दरअसल मोदी सरकार के इस बजट को एक विजन स्टेटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें देश की पस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की एक आउटलाइन पेश की गई है और साथ ही इसमें सभी का दिल जीतने की कोशिश भी नजर आ रही है। लेकिन जानकारों का ये भी मानना है कि जो जनादेश एनडीए सरकार को मिला है, उस हिसाब से बजट गेम चेंजिंग योजनाओं से खाली है। मैं इस पूरे बजट को तो टॉफी बजट नहीं कहूँगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में अच्छा पैसा दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा पैसा दिया है, 2 बातें तो कम से कम एक की है। लेकिन मुझे लगता है आज भी ये कहीं ना कहीं पॉपुलरिज्म और प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों के बीच में झूल रहे हैं। जब आपको कड़वी दवाई लेनी है तो आपको मन मार के लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की पूरा अर्थ का नीति का पूरा ढांचा, अर्थशास्त्र आर्थिक ढांचा बदला हुआ है, पूरा टूट के बिखरा हुआ है। उसको समेटने के लिए आपको एक ड्रास्टिक ऑपरेशन की ज़रूरत है और उसके लिए बहुत कड़े फैसले लेने चाहिए थे, जो इस बजट में मुझे दिखाई नहीं देते। ऑर्गेनाइजेशन को एक अवसर मानना चाहिए, विकास के अंदर उसको एक महात्मा के स्वीकार करना चाहिए, नीतियों का निर्धारण उस रूप में करना चाहिए। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज्ड सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। जो भाषण मोदी जी के होते थे कैंपेन के दौरान, उन भाषणों में जो बातें कही गई थी कि किस तरह से बदलेंगे, 100 शहरों की जो बात की गई थी और जो लोगों को नौकरियां देने की बात की थी, यंग नौजवानों को नौकरियां देने की बात की गई थी, तो 100 शहरों के बारे में भी आप सैटेलाइट टाउन्स की बात कर रहे हैं। तो वो तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्हीं को एक्सपैंड करने की कोशिश है, कोई भी नया उसमें वो बात तो नहीं है जो नए 100 शहर बसाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब एरियाज की जब बात की है, वहाँ पर नौकरियाँ होंगी। एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट की बात की, वेयर हाउस की, वहाँ पर नौकरियाँ होगी। बैंकिंग में एक्सपेंशन की बात की है, वहाँ पर नौकरियाँ हो सकती है। तो एक उम्मीद की किरण है कि इस सरकार में शायद नौकरियां बनेगी, शायद नौकरियां हमको मिलेगी, शायद हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ये एक उम्मीद की किरण है। सच होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात है। अच्छे दिन, अच्छे दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के चुनावी वायदे के मुताबिक क्या इस बजट से अच्छे दिन आएंगे? क्या आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी? क्या बुनियादी सुविधाओं की किल्लत खत्म होगी? क्या अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी? ये वो सवाल हैं जिनका मुकम्मल जवाब कम से कम मोदी सरकार के पहले बजट में तो नजर नहीं आया है। हाँ, नरेंद्र मोदी का पहला बजट अच्छे दिनों की उम्मीद जरूर दिखा रहा है। वादा